हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यू के बारे में। आरबीआई असिस्टेंट, आरबीपीओ क्लर्क मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 20 क्वेश्चन का ये सेट है, 2 वीडियोस पहले ही आ चुके हैं। अगर आप करंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करंट अफेयर्स वीडियोज़ नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी स्वैप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैनेज। तो करेंसी स्वैप किस लिए काम आता है? कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी, करेंसी रिस्क, करेंसी स्कैम या फिर करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी। तो करेंसी स्वैप क्या है? इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच टू पार्टीज एक्सचेंज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी का अदला बदली होता है, स्वैप होता है विथ ईच अदर इन डिफरेंट करेंसीज। तो दोनों दो अलग अलग करेंसी का अदला बदली जो होता है वो करेंसी स्वैप कहा जाता है। इट यूजली बिटवीन टू फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दो पार्टीज एक्सचेंज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ टू डिफरेंट करेंसी, उसे हम कहते हैं करेंसी स्वैप। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैनेज कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी बिटवीन टू पार्टीज, फिनेंशियल पार्टीज। रीजनल रूरल बैंक्स वाज एस्टैब्लिश स्टार्टेड इन विच ईयर? आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, किस साल? ऑप्शन बी 1975। तो रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश स्टार्टेड इन 1975 by the recommendation of Narasimhan Committee. Credit also goes for the establishment of RRBs to M.S. Swaminathan. He was the father of Green Revolution. 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का पहला ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक कौन सा था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओल्टास? OLTAS का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ओल्टास क्या है? एक ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम है। ए सिस्टम फॉर कलेक्शन, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। जो भी टैक्स पेयर का रहता है, जो डायरेक्ट टैक्स के लिए होता है, तो उनके मेंटेनेंस के लिए कलेक्शन, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, या सिंपली कहें इट इज़ अ टाइप ऑफ ई टैक्स पेमेंट। ठीक है, अ टाइप ऑफ ई टैक्स पेमेंट, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। अंडर विच एक्ट आरबीआई इशूज डायरेक्टिव टू द बैंक्स? बैंक को किस एक्ट के तहत निर्देश देता है आरबीआई हर बैंक को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इट रेगुलेट्स ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। तो आरबीआई इशूज डायरेक्टिव टू द बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक्स रिक्वायर्स टू क्लासीफाई एनपीए अकाउंट्स इन कैटेगरी 4, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 या फिर कैटेगरी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैटेगरी 3। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अकाउंट इन 3 कैटेगरीज। कौन कौन सा है? सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। ठीक है, तो इसके डिटेल में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो सिंपली बस समझिए कि लेस देन 18 मंथ वो होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। एक्सीडिंग 18 मंथ 18 मंथ्स ऑफ एनपीए इट इज़ कॉल्ड डाउटफुल एसेट्स। और जो लॉस एसेट्स होता है, जो आइडेंटिफाइड हो गया, ठीक है, बाय द ऑडिटर्स ऑफ आरबीआई, द अमाउंट हैज़ नॉट बीन राइटन ऑफ, या फिर ये अनकाउंटेबल होगा, या फिर जो जमा नहीं हुआ है, उस तरह के एनपीए अकाउंट्स को क्या हम कहते हैं? लॉस एसेट्स कहते हैं। तो 3 कैटेगरी होता है एनपीए अकाउंट्स का। सारे टॉपिक्स का वीडियो अलग से ज़रूर आएगा, अभी बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ। द मॉनेटरी सीलिंग ऑफ अमाउंट फॉर सेटलमेंट थ्रू डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, लोक अदालत इज। तो मिनिमम मॉनेटरी सीलिंग क्या होता है डीआरटी में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20 लाख। तो मिनिमम पेक्यूनरी लिमिट सेट किया गया 20 लाख। पहले ये था 10 लाख, तो 2018 में इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तो मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग केस इन डीआरटी। डीआरटी क्या रहता है? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इट फैसिलिटेट द लोन एंड रिकवरी मनी, मतलब कम से कम 20 लाख तक का कर्ज वसूली के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं डीआरटी में, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। देर आर टोटल 39 डीआरटी इन कंट्री। टोटल ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी डीआरटी इन टोटल कंट्री डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल? सो देर आर ऑल इन 39। तो 20 लाख, पहले ये था 10 लाख 2018 में, इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। मिनिमम मॉनेटरी सीलिंग फॉर सेटलमेंट, लोन सेटलमेंट थ्रू
DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ अ डैश डिजिट नंबर। तो GSTIN जो होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो कितने डिजिट का होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15। तो 15 डिजिट का होता है। तो पहला जो होता है 2 डिजिट न्यूमेरिक नंबर डिजिट होते हैं, वो रहता है स्टेट कोड। फिर बाकी 10 डिजिट्स आते हैं, वो रहता है परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर एक नंबर आता है जो रहता है एंटाइटी नंबर, जिसके नाम से है एंटाइटी नंबर। फिर एक डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट रहता है, A to Z में कोई सा भी रहेगा, वो डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट रहता है। और लास्ट में रहता है कौन सा? चेक कोड। जो असाइन करते हैं GST नंबर, एक चेक कोड रहता है, वो डिजिट के फॉर्म में रहता है। तो पहला 2 नंबर आपका हो गया स्टेट कोड, फिर बाकी का 10 नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर, फिर एक एंटाइटी नंबर, फिर एक बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट, और लास्ट में क्या रहता है? चेक कोड रहता है। तो टोटल 15 डिजिट रहते हैं GSTN नंबर में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ अ 15 डिजिट नंबर। When government fails to make debt repayment or not honoring a loan repayment, then risk arises called। तो वैसा रिस्क क्या कहलाता है? जब सरकार डेप्ट रिपेमेंट नहीं कर पाती है, उसको कहते हैं सोवरेन रिस्क। ठीक है, स्वायत्त जोखिम, स्वायत्त जोखिम उसको कहते हैं। व्हेन अ चांस व्हेन गवर्नमेंट ट्रेजरी या फिर सेंट्रल बैंक विल डिफॉल्ट ऑन देयर ओन। ठीक है, जब कोई लोन रिपेमेंट नहीं हो पाता है बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, उसको सोवरेन रिस्क कहते हैं। एनी रिस्क अराइजिंग ऑन चांस ऑफ अ गवर्नमेंट फेलिंग टू मेक अ डेप्ट रिपेमेंट, ठीक है, और नॉट ऑनरिंग अ लोन, दैट इज कॉल्ड अ सोवरेन रिस्क। Which section of Negotiable Instrument Act 1881 defines negotiable instrument? कौन सा सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 13। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 13। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं हमारे? प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, मनी ऑर्डर्स हो गया, ये सारे क्या रहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रॉसिंग इन अ चेक? अब इन 4 में से पूछ रहा है कि क्रॉसिंग इन अ चेक कौन कौन सा है? नेगोशिएबल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग, नेम्ड क्रॉसिंग या फिर स्पेशल क्रॉसिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पेशल क्रॉसिंग्स होता है। तो जनरली चेक में 3 तरह के क्रॉसिंग्स होते हैं, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग और नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो वो तीनों के बारे में बताऊंगा जब चेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाता है। तो बस सिंपली जाने कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्रॉसिंग क्या होता है चेक में, इन चारों में से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पेशल क्रॉसिंग। What is MTSS? वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंस फ्रॉम एब्रोड टू बेनिफिशियरीज। तो MTSS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंस फ्रॉम एब्रोड टू बेनिफिशरीज इन इंडिया। तो ओनली क्रॉस बॉर्डर पर्सनल रेमिटेंस भेजा जा सकता है टुवर्ड्स फैमिली मेंटेनेंस एंड ओन्ड बाय NRI। तो इसका जो लिमिट कैप होता है, जो मिनिमम रहता है, मिनिमम या मैक्सिमम आई एम नॉट श्योर अबाउट, तो वो रहता है $2500। द प्रोग्राम इंस्टीट्यूटेड टू हेल्प फार्मर्स टू गेट टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट। फार्मरों के लिए जो बनाया गया, जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया था क्रेडिट देने के लिए, उसका नाम क्या है? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे आप जानते होंगे KCC कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस इन 1998। तो मॉडल स्कीम था किसान क्रेडिट कार्ड प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड फॉर प्रोवाइडिंग लोन एंड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग नीड्स के लिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी 1998 में। क्वेश्चन 13, इन PSB द मेजोरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय फिनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो मेजोरिटी स्टेक रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोर देन 50%। तो इन ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक द मेजोरिटी स्टेक इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट इज
more than 50%. RRBs, regional rural banks, was established under the provision of an ordinance under which act? किस ऑर्डिनेंस के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत आरआरबी की स्थापना हुई थी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इज अ पार्ट ऑफ, अब ईसीबी जनरली पार्ट होता है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बीओपी का, बट सब पार्ट होता है किसका? वो होता है कैपिटल अकाउंट का। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है? आर अ लोन और डेप्ट इन इंडिया मेड बाय नॉन रेसिडेंट लेंडर्स। तो जो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं वो लेंड करते हैं इन फॉरेन करेंसी टू द इंडियन बोरोवर्स, उसे ये एक तरह का लोन ही है। एक्सटर्नल कमर्शियल, एक्सटर्नल यानी भारत के बाहर से मिलता है वो लोन, तो वो कैपिटल अकाउंट पे डिपेंड करता है। इट शोज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम फॉर अ कंट्री एंड इट गिव समरी ऑफ नेट फ्लो ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। मोबीक्विक, पेटीएम, फ़ोनपे आर व्हाट टाइप ऑफ पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? तो मोबीक्विक, पेटीएम, फ़ोनपे किस तरह के पीपीआई हैं, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआईज। अब 3 तरह के पीपीआईज होते हैं, क्लोज सिस्टम पीपीआईज, ओपन सिस्टम पीपीआई और सेमी क्लोज्ड पीपीआई। तो ओपन सिस्टम पीपीआई क्या हो गया? जैसे आपका एटीएम और डेबिट कार्ड सर्विसेज आप कहीं से ट्रांसैक्ट कर सकते हैं। और सेमी क्लोज्ड पीपीआईज क्या हो गया? फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फिनेंशियल सर्विसेज एट एन आइडेंटिफाइड, मतलब किसी आइडेंटिफाइड लिमिटेड मर्चेंट्स लोकेशन पे, या फिर लिमिटेड ऑनलाइन, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी गेटवे पे। तो हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है जहाँ पे आप मोबीक्विक, पेटीएम, फ़ोनपे इन सब से पेमेंट कर सके, तो रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इसलिए इसको कहा जाता है सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। और जो क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई होता है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया ओला मनी हो गया। तो ओला मनी जो है ये, इस पर आप मतलब जो ओला के सर्विसेज को ही ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, उसे कैश विड्रॉवल ये नहीं कर सकते हैं। जबकि ओपन सिस्टम पीपीआई में आप कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। सेमी क्लोज सिस्टम में आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल मर्चेंट पे आप पे कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी ये सब है मोबीक्विक, पेटीएम, फ़ोन पे, ये हो गया सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआईज एज पर ऑथराइज्ड बाय आरबीआईज एंड बैंक्स। और ये हो गया क्लोज सिस्टम पीपीआईज, जिसका एग्जांपल मैंने दिया ओला मनी इस टाइप का होता। और ओपन सिस्टम पीपीआईज आपको हो गया एटीएम सर्विसेज। इंडिया's फर्स्ट सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी जॉइंटली विथ सिडबी? तो एमएसएमई के लिए इंडेक्स प्रोवाइड करने वाला कौन सा कंपनी ने सिडबी के साथ ये किया था, ज्वाइंट किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्राइसिल। क्राइसिल रेटिंग एजेंसी है, ठीक है ना, कंपनी फॉर रेटिंग, रिस्क रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइजरी, सिंपली रेटिंग एजेंसी, इसको जान जाइए। तो क्राइसिल रेटिंग एजेंसी है, सिडबी के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया था, जिसका नाम है क्रिसी डेक्स। इसका नाम था क्रिसी डेक्स, CRISIDX, क्रिसी डेक्स। तो एमएसएमई के लिए ही इंडेक्स रेटिंग ये प्रोवाइड कराता है। तो क्राइसिल और सिडबी मिलकर क्रिसी डेक्स का शुरुआत किया था। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक रिलीजेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। द एफ इन स्विफ्ट कोड मीन्स कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। तो स्विफ्ट में एफ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिनेंशियल। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इट वॉज फाउंडेड इन 1973। तो स्विफ्ट कोड जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड, तो जैसे हम इंडिया में क्या कोड्स यूज़ करते हैं, जैसे NEFT जिस तरीके से हो गया है, NEFT RTGS के जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी तरह इंटरनेशनल फंड ट्रांजैक्शन में स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और स्विफ्ट कोड में जनरली 8 और 11 डिजिट्स होते हैं।
8 और 11 digits is of SWIFT code. द मेन रिसोर्स ऑफ RRBs आर, तो RRBs का, रीजनल रूरल बैंक्स का मेन रिसोर्स क्या रहता है? शेयर कैपिटल, डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम द स्पॉन्सर बैंक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये था स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का MCQ पार्ट 3। आपके RBI असिस्टेंट, RBPO क्लर्क मेंस, IBPS PO मेंस, ये सभी में हेल्पफुल रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं जनरली, ग्रामीण बैंक और RBI में तो ज़्यादा पूछे जाएंगे, IBPS PO मेंस में कम। तो आप बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, जो करंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स का जो भी सेक्शन है, वीकली करंट अफेयर्स, बुक्स, ऑथर्स, वो सभी आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।